हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में भी है और आगे आपकी फर्दर स्टडीज में भी ये जो चैप्टर है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अंदर हम करेंगे आज हम इंपॉर्टेंस एंड वेज, यानी कि इसी वीडियो सेशन के अंदर हम ये सारा चैप्टर जो है वो यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड कब अराइज हुई और कब से ये जो एक्ट है वो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है। अब आप सभी को पता ही है जो कंज्यूमर है ना, अब कंज्यूमर होता कौन है? जो भी पर्सन जो भी किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विसेज का कंजम्पशन करता है। ठीक है, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को यूज करता है, जो उसको ले रहा है किसी सर्विस को, तो वो क्या कहेंगे हम उसको कि उसका कंज्यूमर है। अब आज के टाइम में जो कंज्यूमर है वो मार्केट का किंग है। कंज्यूमर यानी कि जो कस्टमर है वो क्या है? मार्केट का किंग है। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी सारी गुड्स और सर्विसेज जो है वो देनी पड़ती है मार्केट के अंदर। अब हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही लेके आते हैं कि हाँ भाई ये हमारे कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसकी जरूरत का है या नहीं। अब अगर हम एक कस्टमर को कोई अच्छी सर्विसेज ही नहीं देंगे, उनके साथ बुरा ट्रीट करेंगे, उनके साथ अच्छे से बिहेव ही नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है कि वो आपकी शॉप पे दोबारा आ जाएंगे? नहीं आने के ना। तो इसीलिए जो है हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड अराइज हुई। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि हाँ भाई इस तरीके से तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं या जो हमारे सेलर है ना, कई बार गड़बड़ कर देते हैं ये गुड्स देने में, कई बार उसमें मिलावट कर देते हैं गुड्स में। कई बार जो है जितनी हाँ भी इतनी देनी चाहिए गुड्स की, हाँ भी इतनी क्वांटिटी में वो गुड्स होनी चाहिए तो उतनी क्वांटिटी में नहीं देते, उससे कम क्वांटिटी में दे देते हैं। ठीक है, और भी काफी सारे तरीके हैं कि जिसके थ्रू वो कंज्यूमर का यानी कि जो कस्टमर है उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड अराइज हुई है। अब ये देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करना? कंज्यूमर को। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सेलर्स, यानी कि जो भी प्रोड्यूसर है जो सामान बना रहे हैं और जो सेलर है, यानी कि अगर ये दोनों पर्सन जो हैं, यानी कि ये प्रोड्यूसर और ये जो सेलर्स, सेलर कौन? जो कि गुड्स को मार्केट में बेचता है, अगर वो कस्टमर के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है कंज्यूमर को बचाना है, यानी कि अगर वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो उससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बनाया गया है। अब ये काफी सारे तरीके होते हैं। अगर हम कंज्यूमर को खुश रखेंगे, अगर अपने कस्टमर को खुश रखेंगे तो हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। तो क्या क्या तरीके हैं हमारी सेल्स इंक्रीज होने के? अगर हम गुड्स की अच्छी क्वालिटी रखेंगे, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस रिडक्शन यानी कि प्राइसेस को कम कर देंगे। ठीक है, जितना प्राइस उसका सही है उतना ही हम उससे प्राइस चार्ज करेंगे, फालतू में हम उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा के उससे प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या? क्लियर एडवर्टाइजिंग। अगर हम देखो अब अपने प्रोडक्ट को बताते भी हैं कि हाँ भी ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी सही से एडवर्टाइजमेंट करवानी चाहिए, जो क्लियर बातें हैं वो उसके अंदर बतानी चाहिए, फालतू में घुमा फिरा के उसके अंदर बातें नहीं बतानी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। अब अगर आपने कोई भी माल जो वो बेच दिया, ठीक है, तो वो कस्टमर के पास उसके घर तक पहुंचा के आना, या फिर जैसे इस तरीके से आफ्टर सेल सर्विसेज हो जाती है। कई बार जो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, मान लो आपने कोई मशीनरी परचेज करी, वो खराब हो गई, तो उसके घर जाके जो है मशीनरी की रिपेयर करके आना। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाद में भी सेल करने के बाद भी उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते तो कस्टमर खुश हो जाता है, वो बार बार हमारे ही इंडस्ट्रीज में, हमारे ही मतलब शॉप्स पे सामान लेने के लिए आता है। तो कई बार क्या होता है कि हम फालतू में सेल को कई बार इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं कि जो गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या? अडल्ट्रेशन इन कंज्यूमर गुड्स। जो कस्टमर के लिए जो गुड्स है उसमें मिलावट कर देते हैं और क्या करते हैं, वो पुअर क्वालिटी है, ठीक है, जो खराब क्वालिटी है उसकी गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज बाय स्टॉकिंग गुड्स। अब इसमें क्या है कि हाँ भी आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर ली, अभी कमी नहीं है गुड्स की लेकिन उसको अपने गोदामों में भर के रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि अगर किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी और अगर उसकी मार्केट में डिमांड चल रही है, लोग उसकी डिमांड तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसकी अभी सप्लाई है नहीं, क्योंकि वो तो स्टॉक
करके रख दिया उसको तो कहीं पे गोदाम में, कि जब इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो जब हम इसको मार्केट में लेके आएंगे तब हम इसको फालतू में यानी कि फालतू प्राइसेस पे हम इसको सेल करेंगे। तो इस तरीके से कई लोग जो है गलत फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? अभी देखो, अब जो हमारी पूरी मार्केट होती है ना, वो मार्केट जो है वो हमारी कंज्यूमर के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कंज्यूमर को मार्केट में से हटा दिया जाए तो सामान किसको बेचोगे? सामान बेचने के लिए तो होगा ही, तो उसके बिना तो मार्केट क्या है? जीरो है। तो ये इंपॉर्टेंस है। अभी देखो किसके व्यू पॉइंट से, फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कंज्यूमर इग्नोरेंस। कई बार अगर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, यानी कि उसका शोषण अगर कई बार कर दिया जाता है, मान लो उसको जितनी क्वांटिटी में सामान दिया जाना था उतनी क्वांटिटी में नहीं दिया, तो वो चुपचाप जो है उसको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता कि मैं भी किसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं, वो चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, तो उसको भी बताना है कि हाँ भी तेरे पास भी कुछ राइट्स है, तो उसका यूज कर सकता है। तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत महसूस हुई। सेकंड है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। कई बार जो है कोई कंज्यूमर जो है आवाज उठाता है कि हाँ भी मेरे साथ इस तरीके से बिहेव किया, ठीक है, या फिर कई बार जो है प्राइसेस ज्यादा चार्ज कर लिए जाते हैं। तो एक अकेले पर्सन की बस की कोई बात नहीं है, उसको तो मार्केट में वैसे भी नहीं कोई पूछेगा। अगर लोग इसी तरीके से काफी लोग इकट्ठे हो जाएं और उसी मुद्दे को लेके आवाज उठाएं तो बात बनेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा तो उसके साथ तो हमें काफी सारे राइट्स भी मिलेंगे। तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया। आगे थर्ड वन है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब जो हमारा काफी तौर पे यानी कि एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है किसका? कंज्यूमर्स का। किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन? यही इसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कई बार गुड्स में मिलावट कर दी जाती है, ज्यादा प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं, यानी कि जितनी भी गुड्स होती है उसको स्टॉक करके फालतू में रख लिया जाता है कि जब इसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा प्राइसेस पे सेल करेंगे, और उसको कई बार खराब क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के उससे हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। अब इसमें सबसे पहला क्या आता है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर देखो कि जो बिजनेस है वो कहां पे रहता है? वो सोसाइटी में ही होता है वो बिजनेस जो है। अब अगर उस बिजनेस को चाहिए कि मेरे को लंबे टाइम तक यहीं पे बनाए रखना है, यानी कि अगर मेरे को एग्जिस्टेंस में रहना है, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने, तो उसको कस्टमर को अच्छी सर्विसेज तो देनी पड़ेगी। ठीक है, उसको कस्टमर को एक्सप्लॉयटेट नहीं करना, उनका शोषण नहीं करना कि हाँ भी उसके साथ गलत बिहेव करे या फिर उससे अच्छे से बात ना करे या फिर उसको बताए ना कि ऐसे भी कोई गुड्स मार्केट में अवेलेबल है, ये उसको कम तोल के हम कोई सामान दे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर उसको लगता है कि हाँ मेरे को अपने मार्केट में यही एग्जिस्ट करना है, मार्केट में रहना है लंबे टाइम पीरियड तक, तो उसको कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यही बेनिफिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। अब जो बिजनेस है वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के लैंड लेबर सारी चीजों का यूज करते, तो उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भी वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करे, वो सोसाइटी के लोगों के साथ गलत बिहेव ना करे। तो इसलिए भी इसकी जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है किसके लिए? कस्टमर के लिए, जो भी उसके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कंज्यूमर के लिए कोई भी गलत काम ना करे। ठीक है, उसको जो सर्विसेज देनी है वो अच्छे तरीके से वो सर्विसेज दे। नेक्स्ट है मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल में यानी कि हाँ भी उसका होना चाहिए कि वो कम किसी को तोल के ना दे, किसी के सामान में मिलावट ना करे, खराब क्वालिटी के किसी को गुड्स ना दे, ऐसे कोई गुड्स प्रोवाइड ना करे कि जिससे उसकी लाइफ को खतरा हो। उसको सोच समझ के गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर देखो अभी बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है कि हाँ भी कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना चाहिए? अगर हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी उन लोगों के साथ होती है। ठीक है, किन लोगों के साथ होती है? जिनके खिलाफ जो है एक्सप्लॉयटेशन करता है कोई भी पर्सन। ठीक है, जैसे कि कोई सेलर है, किसी के खिलाफ जो है, किसी पर्सन के खिलाफ अगर उसने गलत ट्रीट किया, गलत बिहेवियर किया, ठीक है, या फिर उसको गलत सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो गवर्नमेंट भी अपना पूरा इंटरफेरेंस करती है। उस बिजनेस की बाद में जो है इमेज खराब हो जाती है कि हाँ भी ये तो बिजनेस अच्छा नहीं है, तो अपने कस्टमर को फालतू की यानी कि बेकार सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से अगर आपको बचना है, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आपने नहीं कराना, तो कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दे दो। ठीक है, तो ये सब है इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में बना, फिर इसके बाद काफी सारी अमेंडमेंट्स भी हुई है। ये सारी गुड्स और सारी सर्विसेज पे अप्लाई होता है जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखी है। अब इसकी फीचर्स क्या है? कवरेज ऑफ आइटम्स, इसके अंदर सारी आइटम्स कवर होती है, सारे प्रोडक्ट और सारी सर्विसेज इसके अंदर आता है जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा हो। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ सेक्टर। इसके अंदर ये नहीं है कि हाँ भी किसी स्पेसिफिक सेक्टर से,
चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई पब्लिक सेक्टर हो, चाहे कोई कोऑपरेटिव सेक्टर हो, ये जो एक्ट है वो सारे सेक्टर्स पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर को काफी सारे राइट्स मिले हुए हैं, अभी हम इसके बारे में आगे इसी चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। वैसे इसको राइट है, सेफ्टी का राइट है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का राइट है, अगर काफी सारी गुड्स है उसमें से कोई भी गुड्स चूज करने का भी राइट है इसको। नेक्स्ट है टाइम बाउंड रिड्रेसल। अब इसमें क्या है कि टाइम बाउंड रिड्रेसल में कि अगर आपको कोई शिकायत है तो उसमें ये नहीं है कि आपका सोल्यूशन काफी टाइम पीरियड के बाद होगा, नहीं, वो जल्द ही आपकी समस्या जो भी है, आपकी जितनी भी शिकायत है उसका फटाफट से सोल्यूशन वो ढूंढेंगे। आगे है 3 टायर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मशीनरी। अब इसमें 3 टायर्स बनाए हुए हैं, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन है, पूरे नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन जो है वो बनाई गई है। उसके अंदर अलग अलग जो है वो मुद्दे आते हैं, काफी सारे इश्यूज आते हैं कि इतने जो लैक्स तक का जो मैटर है वहां पे सॉल्व होगा, इतने लैक्स तक का वहां पे, करोड़ का मैटर है तो कहां पे सॉल्व होगा। तो ये भी आपका इसी चैप्टर में आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब कंज्यूमर के राइट्स को अवेयर करने के लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो यहां तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम आगे का जो पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्या क्या मेन प्रोविजंस है, सबसे पहले इसके अंदर आता है हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो भी पर्सन हो सकता है कि जिसने किसी चीज को खरीदने से पहले उसका कंसिडरेशन दिया हो, यानी कि जो चीज उसने खरीदी है बदले में उसने उसके कुछ ना कुछ पेमेंट की हो। ठीक है, तो कंसिडरेशन पे किया हो किसी भी गुड्स, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, या फिर कोई और बायर हो सकता है, किसी और ने वो प्रोडक्ट खरीदा है और वो उसकी एक्सेप्टेंस से, यानी कि उससे परमिशन लेके कोई उस पर्सन, कोई जो जिसने भी वो प्रोडक्ट खरीदा है उस पर्सन से परमिशन लेके कोई अनदर पर्सन उस गुड्स को यूज कर रहा है, तो वो भी क्या होगा? कंज्यूमर। ठीक है, तो आगे क्या है इसके ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट, कौन कौन जो है वो कंप्लेंट कर सकता है, क्या क्या तरीके हैं, हाँ भाई कौन जो है इसको कंप्लेंट करना चाहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले आता है अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब सबसे पहले है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि कोई भी एक ट्रेडर जो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है हाँ भी सामान को खरीदने बेचने की, तो वो जो ट्रेडर है ना वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। प्रॉफिट अर्न करे वो अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ गलत मेथड्स को अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो वो उसमें बुरी बात हो जाती है। तो कोई भी, यानी कि किसी बायर के साथ कोई भी एक ट्रेडर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए गलत मेथड्स का यूज कर रहा है, या तो वो कह रहा है कि मेरे पास तो गुड्स है ही नहीं है, ठीक है, या फिर उससे वो रूडली बिहेव कर रहा है, या फिर उससे वो ज्यादा प्राइजेस चार्ज कर रहा है। तो ये सारे काफी सारे तरीके हो सकते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के। और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि हाँ भी इसमें रिस्ट्रिक्ट कर देना, कोई ना कोई कंडीशन अटैच कर देना कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए ना तो आपको ये भी साथ में खरीदना पड़ेगा, उसके अंदर कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो मान लो अगर किसी ने भी कोई कार खरीदी है, कोई नई कार खरीदी है, तो वो कह रहे हैं कि आपको साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी भी यहीं से खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी में यही होता है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यही होती है कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। नेक्स्ट है डिफेक्टिव गुड्स। कोई ऐसे गुड्स जो है डिफेक्टिव दे दी, कोई गलत गुड्स जो है हमें दे दी, खराब क्वालिटी की दे दी, जो उसकी क्वांटिटी जो है जितनी होनी चाहिए थी वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। मान लो उसके अंदर होना चाहिए था हाँ भी 1 kg, उसके अंदर आ रहा है कि 900 ग्राम्स। ठीक है, उसके अंदर कितना आ रहा है? 900 ग्राम्स। या फिर कोई क्वालिटी जितनी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, या फिर जो प्योरिटी जितनी वो शुद्ध होनी चाहिए थी वो चीज उतनी भी शुद्ध नहीं है, उतनी प्योर नहीं है। तो इस तरीके से गलत गुड्स जो है वो प्रोवाइड करा देना। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज में भी कमी रह जाती है किसी ना किसी तरीके की, या सर्विस देते हुए फालतू में लेट हो जाना। ठीक है, अब मान लो कोई भी जो है इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना क्लेम देने में बेफालतू में लेट करवाई जा रही है, या फिर कहीं बैंक से हमें लोन लेना है तो वो हमें लोन देने में देरी कर रहे हैं, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कोई सामान किसी और जगह पे प्लेस कराना है, कहीं और जगह डिलीवर कराना है, वो उसमें फालतू की देरी करा रही है। तो ये सब इसके ग्राउंड्स है, यानी कि कंप्लेंट इस वजह से हो सकती है। और एक है एक्सेस चार्जेस ऑफ प्राइस, कि हाँ भी प्राइजेस इतना है नहीं है उसका गुड्स का, उतना वो हमसे ज्यादा प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। अब कंप्लेंट जो है यानी कि निपटारा करने में कितने टाइम लगता है कि हाँ भी कंप्लेंट जो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। वैसे तो 3 मंथ्स है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं लैब में टेस्ट वगैरह कराना है तो 5 महीने उसके अंदर लग जाते हैं। नेक्स्ट है हु कैन फाइल कंप्लेंट। कौन कौन जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है? कोई
कोई भी कंज्यूमर या फिर कंज्यूमर की कई बार एसोसिएशंस बनी होती है, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे है कि कंप्लेंट फी कितनी होती है, कि कितनी फीस लगती है। प्रिस्क्राइब्ड फीस जितनी भी है वो उसमें देनी पड़ती है, लेकिन कोर्ट वगैरह की कोई फीस इसमें नहीं होती। अब आगे जो है हमने इतनी कंप्लेंट तो कर दी, लेकिन हमें क्या रेमेडीज, हमें क्या उसका बेनिफिट होगा कंप्लेंट करने का। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, अगर मान लो उसमें कोई खराबी थी, अगर वो गुड्स जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं थी, उस क्वालिटी की गुड्स नहीं थी जो हमें चाहिए थी, तो उसको बोला गया, जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है कि हाँ भी इसको गुड्स को, इसके जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसको दूर किया जाए। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, कि जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स है वो बदल के इनको दी जाए। रिफंड ऑफ प्राइस, कई बार हम चाहते हैं कि तो रहने दे, तो जो है गुड्स अपने पास ही रख, हम कहीं और से परचेज कर लेंगे, तो अगर हम कोर्ट के हेल्प लेते हैं तो वो प्राइस भी रिफंडिंग करा देते हैं, यानी कि हमें हमारे पैसे जो है वो वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट है अवॉर्ड ऑफ कंपनसेशन, कई बार जो है हमें उससे नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई करने को भी वो कह देते हैं। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि आगे से आप इस तरीके से कोई गलत मेथड नहीं अपनाओगे या फिर इस तरीके से कोई कंडीशन अटैच नहीं करोगे कि हाँ भी कंज्यूमर को ये वाली कंडीशंस भी फुलफिल करनी है, तो वो भी हमें फायदा होता है। नेक्स्ट है स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्ड्स गुड्स, यानी कि जो ऐसे गुड्स हैं जिससे लाइफ को किसी की खतरा है, तो ऐसे गुड्स जो है आगे से सेल नहीं करनी है। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ हजार्ड गुड्स फ्रॉम द मार्केट, और अभी भी जो भी मार्केट में सेल करने के लिए गुड्स चली गई है उनको भी जो है मार्केट से निकाल लेना, यानी कि फर्दर आगे वो सेल नहीं करनी है। तो ये सारी रेमेडीज जो है मिलती हैं। ठीक है, आगे है कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा वैसे। अब इसमें फर्स्ट आता है राइट टू सेफ्टी, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको सेफ्टी दिलाना। ठीक है, उसकी लाइफ को, उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना। कई बार जो है कुछ ऐसी जो प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर को अवेलेबल करवा दिए जाते हैं कि जिससे उसकी लाइफ को नुकसान हो सकता है। मान लो कई बार क्या होता है कि जो ब्रेड्स वगैरह आते हैं वो एक्सपायरी डेट के जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं, कस्टमर इतना ध्यान देता नहीं है, कई बार उससे उसकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है। तो यानी कि उसको सेफ्टी का राइट दिलाया गया है कि आगे से कोई भी ऐसी गुड्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करानी जिससे कि किसी की हेल्थ को नुकसान हो जाए। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि हाँ भी कस्टमर को जब वो चीज खरीदने के लिए गया है, कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गया है, तो उसको उस चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना उस शॉपकीपर की ड्यूटी है, उस ट्रेडर की ड्यूटी है कि उसको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिलाई जाए। ठीक है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, किस क्वालिटी का है, ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगा, और ये यहाँ पे कि कितना कुछ इसके अंदर क्वांटिटी है, क्वालिटी है, किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, कौन सा इसके ऊपर मार्क है, यानी कि सारी डिटेल उसको बताना है कि वो सोच समझ के फिर अपना डिसीजन ले ले। नेक्स्ट है राइट टू चूज, अब उसके आगे चार चीजें तो रख दी कि आप उसको सिलेक्ट कर लो, उसको चूज करने का राइट ही ना दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो भी उसके आगे जितनी भी चीजें उसमें से वो चूज कर सकता है कि हाँ भी मेरे को ये गुड्स जो है मेरे को ये पसंद है तो मैं ये इसको खरीदूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू बी हियर्ड, अगर मान लो किसी कस्टमर को कोई कंप्लेंट है और आप उसकी बात सुनो ही ना, ये तो कोई बात हुई ही नहीं, आपको उसकी बात जो है वो सुननी पड़ेगी कि हाँ भी वो क्या कह रहा है, उसको क्या ग्रीवियंसेस है, उसको क्या शिकायत है, हम उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ये सारी बातें देखनी पड़ेगी इसके अंदर, उसको ये राइट मिलता है कस्टमर को। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल, अब इसमें क्या है राइट टू सीक रिड्रेसल में कि अगर मान लो कई बार किसी कस्टमर को नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई जो हमें करनी पड़ती है। मान लो अगर किसी कस्टमर को किसी चीज का यूज करते हो उसको नुकसान हो जाता है, मान लो उसको 100 रुपीज का या 1000 रुपीज का नुकसान हो गया तो उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो राइट टू सीक रिड्रेसल में ये होता है। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अब कंज्यूमर को एजुकेट करना, कंज्यूमर को इतने सारे राइट्स मिले तो कंज्यूमर को पता भी तो होना चाहिए कि मेरे को ये सारे राइट्स मिले हैं, कि अगर मेरे को इस तरीके से कोई एक्सप्लोटेशन फिर भी कर रहा है तो मैं अपने राइट्स का यूज कर सकूं। तो कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बताना कि हाँ भाई किस तरीके के भी मेरे को राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, जगह जगह पे कैंपेन चलाना या फिर इसको बताना कि जैसे स्टडीज में भी बताया जाता है कि कंज्यूमर को ये सारे राइट्स मिले जाते हैं तो आगे जो है कस्टमर जो है अवेयर हो जाता है। नेक्स्ट है राइट टू बेसिक नीड्स, अब बेसिक नीड्स का तो सभी को राइट्स है। ठीक है, जैसे कि हाँ भी रोटी कपड़ा मकान तो सभी को चाहिए तो इतना तो कंज्यूमर को मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, अब हेल्दी एनवायरनमेंट सबके लिए जरूरी है। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट तो चाहिए ही, अगर हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो वो जो पर्सन है वो भी हेल्दी रहेगा और ये फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी हेल्दी एनवायरनमेंट तो चाहिए ही। ठीक है, तो यहां तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का चैप्टर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। अब देखिए, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया ना कि कंज्यूमर को 7-8 राइट्स मिले हुए थे, ठीक है। तो कंज्यूमर को अपने उन राइट्स का यूज भी करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर उसको कोई एक्सप्लोटेट कर रहा है तो उसको अपने राइट्स को यूज ही ना करे, नहीं, उसको अपने राइट्स को समझना चाहिए। और जहां भी उसको लगता है कि उसको किसी भी राइट के यूज की जरूरत है तो उसको वो राइट जो वो यूज जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है डो नॉट बाय ब्लाइंडली। अब ये नहीं है कि हाँ भाई अंधे बन के हमें कोई सामान नहीं खरीदना कि हाँ भाई किसी ने कह दिया कि इसकी क्वालिटी अच्छी है तो यही सामान खरीद लो, ठीक है। ऐसे किसी के ऊपर विश्वास हमें नहीं करना है, अपनी सोच का यूज करना है वहां पे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो आपने अपना सब कुछ एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बन के वहां पे उस प्रोडक्ट के बारे में सारी खोजबीन करके फिर आपको कोई प्रोडक्ट जो वो परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट है फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल फॉर जेन्युइन ग्रीवियंसेस। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कोई ऐसा मुद्दा है कि जिसकी कंप्लेंट करने की जरूरत है तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। अब उसको क्वालिटी के साथ ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को क्वालिटी वाली जो चीजें हैं, अच्छी ब्रांडेड जो चीजें हैं कि मेरे को वो नहीं खरीदनी चाहिए, भाई वो महंगी होती है, थोड़ी सी महंगी खरीदो लेकिन वो चीज जो है वो ठीक मिलेगी आपको, ठीक है। आप सस्ती के लालच में आके चीज तो जो खरीद लेते हो लेकिन वो जो चीजें होती है, कई बार जो प्रोडक्ट होता है वो घटिया क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट जो वो खरीदना चाहिए। नेक्स्ट बिवेयर ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो ऐसी गलत एडवर्टाइजमेंट कई बार दे दी जाती है कि हमारा प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है कि ये काम कर देगा, तो आपको ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट से बच के रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या इस प्रोडक्ट में वाकई कुछ अच्छी बात है कि हाँ भाई जो ये फीचर्स बता रहे हैं कि ये क्या वाकई में इसमें इंप्लीमेंट है या नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डोंट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो एंड गारंटी वारंटी कार्ड। अब जब भी आप कोई भी सामान परचेज कर रहे हो तो आपको कोई भी रिसिप्ट लेने से नहीं भूलना, ना कोई गारंटी कार्ड ना कोई वारंटी कार्ड, सारा कुछ लेके अपने पास आना है, ठीक है। नेक्स्ट डोंट बाय इन हरी, कभी भी जल्दबाजी में हमें कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी इसकी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है 3 टायर जुडिशियल मशीनरी कौन सी है, या फिर इसमें आ सकता है कि रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर 3 टायर जुडिशियल मशीनरी जो है वो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन, फिर है नेशनल कमीशन। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की जो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर जरूरत लगे तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि 3 मेंबर इसके अंदर होते हैं, जिसमें से एक चेयरमैन होता है और जो ये 3 मेंबर होते हैं उसमें से एक वुमेन, मतलब एक वुमेन मेंबर भी होनी चाहिए, और जो ये चेयरपर्सन है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आगे क्या है इसमें, इसके अंदर जो कंप्लेंट जो आती है वो 20 लाख तक के मैटर्स की डिस्कस की जाती है कि 20 लाख तक के जो भी केसेस आते हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो फिर कंप्लेंट आ गई उसकी इंफॉर्मेशन कि किसके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट की है उस पार्टी को भी बताया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो कोई उसमें ये पाया जाता है कि जो भी उसके प्रोडक्ट था कि उसके अंदर कोई कमी थी तो उसको ये ऑर्डर दिए जाएंगे कि या तो इस गुड्स को रिप्लेस करो, रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम विद द न्यू आइटम, या फिर उसको कहा जाएगा द वैल्यू ऑफ गुड्स शुड बी रिटर्न टू द कंज्यूमर, कि जो इस गुड्स का जो प्राइस बनता है उसको क्या करे, वो कंज्यूमर को वापस करे। अगर मान लो कोई 500 रुपीज की कोई चीज है और वो मान लो डिफेक्टिव पाई गई और उसने केस फाइल कर दिया कंज्यूमर ने, तो उसको 500 रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे अपोजिट पार्टी को। नेक्स्ट है कि हाँ भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के डिसीजन से कोई भी पार्टी जो है वो अनसेटिस्फाई है, उसको लगता है कि नहीं भाई मेरे हक में तो ये डिसीजन आया नहीं है, आना चाहिए था, तो वो जो है 30 डेज के अंदर अंदर जो स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है। अभी मैटर किस में जाएगा, स्टेट कमीशन में चला जाएगा। फिर इसके बाद स्टेट कमीशन आता है, स्टेट कमीशन में भी 3 मेंबर होते हैं, इसके अंदर एक चेयरपर्सन एक वुमेन डायरेक्टर। अब जो चेयरपर्सन है उसके अंदर हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए और ये स्टेट गवर्नमेंट ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट करती है। अब ये 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के मैटर को डिस्कस करता है ये, ठीक है। बाकी इसके अंदर वही पॉइंट आ जाएंगे कि यहाँ भी कंप्लेंट फाइल की जाएगी और उसकी इंफॉर्मेशन अपोजिट पार्टी को दी जाएगी। फिर अगर उसके अंदर कमी पाई जाती है उस गुड्स के अंदर तो वो उसको कहा जाएगा कि या तो इसको वापस ले या फिर उसके जो पैसे हैं वो उसको वापस कर कंज्यूमर को, ठीक है। तो अगर किसी को फिर भी लगता है कि हाँ भाई यहाँ से जो है डिसीजन सही नहीं आया है, या तो इसका केस गया हो इसके पास, ठीक है, या फिर यहीं पे कोई केस आया हो 20 लाख से 1 करोड़ तक के मैटर का,
अगर फिर भी लगता है लोगों को कि हाँ भाई यहाँ से भी बात नहीं बनी, तो वो आगे अपील कर सकते हैं। आगे केस फाइल किसको करेंगे? नेशनल कमीशन को। लेकिन वो केस कितने दिनों में? यहाँ से रिजल्ट आने के बाद, अब यहाँ से रिजल्ट आया, फिर 30 दिनों के अंदर अंदर उसको नेशनल कमीशन में जो है वो आगे अपील करनी पड़ेगी। अब जो नेशनल कमीशन है वो कौन एस्टेब्लिशमेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, इसके अंदर एक चेयरपर्सन और एक क्या होनी चाहिए? वुमेन मेंबर इसके अंदर जरूर होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए चेयरपर्सन की, ठीक है। इसके अंदर 1 करोड़ या इससे ज्यादा के मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। इसके अंदर फिर यही बात आ जाती है कि हाँ भाई अगर कोई या तो अपील आई है वो वाला मैटर डिस्कस किया जाएगा, या कोई कंप्लेंट आई है तो इसकी इंफॉर्मेशन अपोजिट पार्टी को भेजी जाएगी। फिर अपोजिट पार्टी को कहा जाएगा कि या तो ये गुड्स वापिस ले या फिर इसके पैसे वापस कर, ठीक है। फिर अगर मान लो फिर भी अगर कोई यहां से भी सेटिस्फाई नहीं है तो 30 दिनों के अंदर अंदर उसको हायर अपील फिर करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी 3 टायर जुडिशियल मशीनरी भी है यहाँ पे कंप्लीट है, और यहाँ पे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।